स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल केवल एकेडमी पर, जहां आप मेरे साथ आर ओ टेस्ट सीरीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, अब तक में हमने 3 सीरीज़ जो है डिस्कस कर ली है। आज ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। शुरू करने से पहले अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल केवल एकेडमी को। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ईसाइयों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की गई? ए. रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी. चार्टर एक्ट 1793, सी. पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और डी. चार्टर एक्ट 1813। तो देखिए जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी है, चार्टर एक्ट 1813 यानी 1813, ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा जो है ईसाइयों को जो है भारत में आकर उन्हें शिक्षित करने की अनुमति दी गई थी, यानी वो आते और क्या करते, भारतीयों को जो है ईसाई धर्म की ही शिक्षा देते। ठीक है, इस तरीके की जो है व्यवस्था की गई थी। लेकिन 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका मेन फीचर्स क्या था? इसका मेन फीचर्स था कि जो कंपनियों को अब तक जो है व्यापार का एकाधिकार मिला हुआ था भारत में, उसे जो है ब्रिटिश क्राउन ने छीन लिया। और उसके साथ क्या किया, अब वहाँ कंपनी से जो है कंपनी का इस पर जो है व्यापार पे एकाधिकार नहीं रह गया, बल्कि अब ब्रिटिश से कोई भी आके यहाँ पे व्यापार कर सकता था, यानी भारत में आके। ठीक है, लेकिन अभी भी उनको जो है एक राइट मिला हुआ था, जो उनका एकाधिकार था वो चाय के व्यापार पर और चीन के व्यापार पर था। ठीक है, मतलब चाय के व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार था, इन दोनों को छोड़कर बाकी उनके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किसके? कंपनी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया? वाणिज्यिक कार्य यानी व्यापार की बात कर रहा है। ठीक है, ए दिया है चार्टर एक्ट 1793, बी दिया है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी दिया है चार्टर एक्ट 1813 और डी दिया हुआ है चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए जो पिट्स थे वो एक अधिकारी थे, उनके नाम पे ही इस एक्ट का नाम रखा गया है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, इसमें जो है इसी एक्ट के द्वारा जो है कंपनी की राजनीतिक और वाणिज्यिक यानी व्यापार करने की जो शक्ति थी, उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। और इस एक्ट के तहत ही, यानी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही जो है पहली बार ऐसा हुआ कि जो कंपनी के अंडर में जो क्षेत्र थे भारत के, उन्हें जो है ब्रिटिश क्राउन के अंदर कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई थी? ठीक है, ए दिया है चार्टर अधिनियम 1813, बी दिया है चार्टर अधिनियम 1833, सी दिया है चार्टर अधिनियम 1853 और डी दिया हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, यानी बी वाला जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है इस अधिनियम में क्या हुआ कि जो है अब उनका जो है जो कंपनी थी, उन्हें जो है बेसिकली क्या कर दिया गया, प्रशासनिक निकाय में बना दिया गया। ठीक है, यानी प्रशासनिक निकाय यानी अब वो यहाँ पे राज कर सकते थे। ठीक है, बल्कि और उनका जो है व्यापारिक जो वर्क था उसे जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1833 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई? किस अधिनियम द्वारा बोल रहा है? चलिए देखते हैं ऑप्शंस दिया हुआ है, चार्टर एक्ट 1853, बी दिया हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1858, सी दिया हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1861 और डी दिया हुआ है भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, 1892। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, इसके द्वारा जो है लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो को जो है मान्यता प्रदान की। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा देश में द्विसदनीय व्यवस्था यानी लोकसभा एवं राज्यसभा की स्थापना की गई? ठीक है, किस अधिनियम द्वारा बोल रहा है? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस दिया हुआ है,
ए दिया हुआ है भारत परिषद अधिनियम 1892, बी दिया हुआ है भारत परिषद अधिनियम 1909, सी दिया हुआ है भारत शासन अधिनियम 1919 और डी दिया हुआ है भारत शासन अधिनियम 1935। तो जो द्विसदनी व्यवस्था थी यानी राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, द्विसदनी यानी 2 सदन हो गया, ठीक है। तो ये जो है किससे लिया गया है, ये लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसका जो 60% है वो भारत शासन अधिनियम द्वारा ही लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, यानी सेंट्रल बजट जो है वो अलग हो गया और स्टेट बजट जो है वो अलग हो गया। ए दिया हुआ है भारत परिषद अधिनियम 1909, बी दिया हुआ है भारत शासन अधिनियम 1919 और सी दिया हुआ है भारत शासन अधिनियम 1935, डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कब अलग किया गया, ये अलग किया गया भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे कर दिया गया कि जो राज्य विधानसभाएं थी वो अपना बजट जो है अलग बनाएंगी और जो केंद्र सरकार थी वो अपना बजट अलग बनाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी थी। दूसरा कथन दिया हुआ है इसने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ की थी। और तीसरा दिया हुआ है यहाँ इसके द्वारा 11 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। अब यहाँ पे कोड दिया हुआ है, उपयुक्त कथनों में से सही कथन का हमको चुनाव करना है। ए दिया हुआ है 1 और 2, 2 दिया हुआ है केवल 3, सी दिया है उपयुक्त सभी और डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो 1935 था भारत शासन अधिनियम, इसमें जो है पहला कथन दिया हुआ है कि केंद्र में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था। ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि केंद्र में द्वैत शासन समाप्त नहीं किया गया था, ठीक है। ये जो है प्रांतों में जो है द्वैत शासन समाप्त किया गया था। तो यहाँ पे पेन ले लेते हैं, 1 सेकंड, हाँ पेन ले लेते हैं। यहाँ पे केंद्र नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रांत हो जाएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट दिया हुआ है इसने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ किया, नहीं प्रांतों में नहीं बल्कि केंद्र में प्रारंभ किया, ठीक है, यानी जो सेंट्रल में था, केंद्र में। और नेक्स्ट दिया हुआ है इसके द्वारा जो है 11 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था यानी 2 सदनों की व्यवस्था प्रारंभ की गई। नहीं 11 में नहीं की गई थी बल्कि 6 राज्यों में की गई थी। अब ये 6 राज्य कौन कौन से थे मैं बोल रही हूँ, बंगाल, मुंबई यानी बम्बई जो थी पहले, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम, ठीक है। जो संयुक्त प्रांत है यानी हमारा यूपी, ठीक है। इसे उत्तर प्रदेश तो अब कहा जाने लगा, लेकिन पहले क्या कहा जाता था, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित में से किसने जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये तो सभी जानते हैं। अब शपथ किसने दिलाई, चलिए देखते हैं ऑप्शंस। ए दिया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी दिया है जीबी कृपलानी और डी दिया हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखिए जब भारत जो है 2 पार्ट में बटा यानी 2 स्टेट बन गए, एक बन गया भारत और एक बन गया पाकिस्तान, ठीक है। तो उस समय जो है जो हमारे वायसराय थे, वायसराय नहीं क्या कहते हैं उनको, जो हमारे गवर्नर जनरल थे, हाँ वायसराय का तो कब का ख़त्म हो गया था, गवर्नर जनरल की बात करें तो जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं वो बनते हैं माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इन्होंने ही जो है जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका आंसर भी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं। और अगर भारतीय की पूछे तो सी राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव। इसे हमने थर्ड वाले में भी जो है थर्ड प्रैक्टिस सेट में भी डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया ये पूछ रहा है। उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था, ये लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को, जिसे मैंने कल भी जो हमारा थर्ड टेस्ट सीरीज़ था उसमें बताया था, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है, ये तब लाया गया था। और
संविधान सभा ने इसे कब स्वीकार किया? इसे स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का उपाध्यक्ष नहीं था? देखिए जब संविधान सभा बनी थी तो उसके 2 उपाध्यक्ष थे, ठीक है। कौन कौन से लिए देख लेते हैं। ए दिया है डॉक्टर HC मुखर्जी, बी दिया हुआ है BT कृष्णामाचारी और सी दिया हुआ है S वरदाचारी और डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन नहीं था? वो थे S वरदाचारी, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 2 जो है थे उपाध्यक्ष और ये दोनों ही उपाध्यक्ष थे, ठीक है। और अध्यक्ष तो हम सभी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और जब ये स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और अस्थायी अध्यक्ष पूछता है तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। चलिए अगर पूछता है कि पहले अध्यक्ष कौन थे तो भी जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, ठीक है। अस्थायी से ही लेकिन सबसे पहले चुने तो वही गए थे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस तिथि को संविधान पहली बार पढ़ा गया? ए 4 नवंबर 1948, बी 22 जुलाई 1949, सी 14 नवंबर 1949 और डी 26 नवंबर 1949। तो जब जो हमारा संविधान पढ़ा गया वो पहली बार कब पढ़ा गया? 4 नवंबर 1948 को, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी दिन जो है भीमराव अंबेडकर ने इसे पहली बार संविधान सभा में पेश किया था, ठीक है। हमारे संविधान को पहली बार जो है प्रस्तुत किया था संविधान सभा में, और प्रस्तुत करने का मतलब क्या था? उसे पढ़ा भी था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4 नवंबर 1948 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा द्वारा प्रतीक यानी मोहर के रूप में या स्टाम्प के रूप में अपनाया गया? ए सिंह, बी गाय, सी हाथी और डी चक्र। तो ये अपनाया गया हाथी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसने मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किया था? हिंदी संस्करण की बात कर रहा है, ठीक है। ए दिया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बी दिया है बसंत कृष्ण वैद्य, सी दिया हुआ है LN मुखर्जी और डी दिया है नंदलाल बोस। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा? हो जाएगा बसंत कृष्ण वैद्य, ठीक है। इन्होंने जो है संविधान के हिंदी संस्करण को लिखा था। और जो नंदलाल बोस थे इन्होंने क्या किया था? इन्होंने उसे डिज़ाइन किया था, ठीक है। देखिए राज्यसभा जो टीवी है उसमें जो है संविधान पे एक सीरियल आया हुआ था, तो आप अगर चाहें तो उसे देख सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सीरियल है। जब आप उसे, मैं प्रेफर करूँगी कि आप शुरू के 1 या 2 जो एपिसोड्स हैं वो देख लीजिए। उसमें जो है जो संविधान है हमारा, जो रियल में संविधान है उसको दिखाया गया है। तो जब आप उसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितना ब्यूटीफुली जो है उसे बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र को संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र को संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? भाग ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है भाग 8 और बी दिया हुआ है भाग 9, सी दिया हुआ है भाग 10 और डी दिया है भाग 14, ठीक है। तो ये किस में दर्शाया गया है? ये जो है हमारे यहाँ पे हो जाएगा भाग 10, ठीक है। अनुसूचित जो है वो अनुसूचित जाति एवं जनजाति वो भाग 10 में है। चलिए बाकी का भी देख लेते हैं इसी लगे कि कौन कौन सा है। जो भाग 8 है उसमें जो है यानी जो पार्ट 8 है उसमें यूनियन टेरिटरीज़ की बात की गई, यानी संघराज्य क्षेत्र की बात की गई है। भाग 9, ये जो भाग 9 दिया हुआ है बी ऑप्शन, ये जो है पंचायत से रिलेटेड है हमारे। भाग 10 की बात तो हो ही गई, अनुसूचित जाति और जनजाति की बात कर रहा है, ठीक है। और 14 जो है वो किससे है? संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं दी गई हैं, यानी जो ISPCS है, लोक सेवा आयोग है, ये सब जो है कुछ ये जो अधिकारी लोग होते हैं उनकी बात जो है भाग 14 में की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन का उल्लेख मिलता है, ठीक है। निर्वाचन की बात कर रहा है। ए दिया हुआ है भाग 14, बी दिया हुआ है भाग 15, सी दिया है भाग 16 और डी दिया हुआ है भाग 17। तो देखिए जो हमारा भाग 15 है यानी पार्ट 15 ऑप्शन बी, इसमें जो है निर्वाचन का उल्लेख मिलता है, ठीक है। बाकी को भी देख लेते हैं। 14 हमने ऑलरेडी देख लिया, अधिकारियों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जो अधीन सेवाएं हैं सर्विसेज उसकी बात हो रही है संघ और राज्य के बीच में।
और 15वां हमें पता चल गया कि निर्वाचन से रिलेटेड है। 16वां की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, ठीक है। जैसे कुछ स्पेशल क्राइटेरिया हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति वगैरह हो गई, इन सब के बारे में बात किया गया है। और नेक्स्ट दिया हुआ है जो 17 है, भाग 17, ये जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा से रिलेटेड है, ठीक है, कि केंद्र की कौन सी भाषा होनी चाहिए और राज्यों की यानी प्रादेशिक भाषाएं कौन कौन सी होनी चाहिए। नेक्स्ट दिया हुआ है भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान के संशोधन का उल्लेख मिलता है। भाग 18, भाग 19, सी दिया है भाग 20 और डी दिया हुआ है भाग 21, ठीक है। तो किस में संविधान संशोधन मिलता है, संविधान संशोधन मिलता है हमें पार्ट 20 में, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बाकी का भी देख लेते हैं। जो 18 है उसमें क्या है, ये जो है इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड है, ठीक है, यानी आपातकाल से कौन कौन से अनुच्छेदों में आपातकाल किस किस एरिया में लगाया जा सकता है और किस बेसिस पे लगाया जा सकता है, ये सब जो है भाग 18 में दिया हुआ है। भाग 19 की बात करें तो ये क्या है, ये मिसलेनियस है, ठीक है, इसमें कई चीज़ें जो है जोड़ी गई हैं। और भाग जो 21 दिया हुआ है ये क्या है, ये कुछ चीज़ों के बारे में विशेष उपबंध दिया गया, जैसे कुछ स्टेट्स हैं उनके बारे में, जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर का था, उनके बारे में 370 जो है आर्टिकल था उसे हटा दिया गया है इस टाइम, तो वो किस में था, वो जो है सी में था, ठीक है, भाग 21 में। तो कुछ विशेष वर्ग थे, जैसे कि महाराष्ट्र की बात हो गई, मणिपुर की बात हो गई, असम की बात हो गई, इन सब स्टेट के बारे में दिया है, उनके बारे में विशेष उपबंध जो है वो पार्ट 21 में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ए दिया है अनुसूची 4 राज्य एवं यूटी में राज्यसभा सीट, और बी दिया हुआ अनुसूची 10 दल बदल कानून, सी दिया हुआ अनुसूची 5 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, और डी दिया हुआ है अनुसूची 9 पंचायतों की शक्तियाँ एवं प्राधिकार, ठीक है। तो पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा डी वाला है अनुसूचित 9, ये पंचायतों की शक्ति एवं प्राधिकार से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, बल्कि ये किससे रिलेटेड है, ये जो है रिलेटेड है अनुसूची 9, हाँ, पंचायती की शक्तियाँ एवं प्राधिकार जो है ये अनुसूची 11 में आ जाता है, ठीक है। और जो अनुसूची 9 है ये हमारा किस में आता है, ये हमारा भूमि सुधार से और जमींदारी के उन्मूलन से रिलेटेड है, भूमि सुधार, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो 9 वाला है वो सुमेलित नहीं है, दोनों की अलग अलग हो गई, मैंने बता दिया। बाकी जो क्या है अनुसूची 5 दिया हुआ है, ये अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र से रिलेटेड है। अनुसूची 10 की हमने कल बात की थी, दल बदल कानून से संबंधित है। और अनुसूची 4 राज्य एवं यूटी के में जो है राज्यसभा सीट के बारे में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है, ठीक है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का, ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी जर्मनी, डी रूस, ठीक है। तो किससे प्रभावित है, ये हमने ऑलरेडी कल डिस्कस किया हुआ था 3rd टेस्ट सीरीज़ में, ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया में देखें तो ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या लिया गया है, एक तो हो गया यहाँ पे संयुक्त बैठक का हो गया प्रावधान, ठीक है। बाकी देखें तो क्या है समवर्ती सूची, 3 सूचियाँ होती है, एक स्टेट की होती है, एक राज्य की होती, एक स्टेट की होती है, एक सेंट्रल की होती है, और एक समवर्ती सूची होती है जो कि दोनों से रिलेटेड होती है, ठीक है, दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी जो है किससे लिया गया है, हमारे मतलब हमारे संविधान में जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, ठीक है। ए दिया है आयरलैंड, बी दिया है जर्मनी, सी दिया है सोवियत संघ, डी दिया है दक्षिण अफ्रीका। तो ये जो है सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित हैं। देखिए जो शेड्यूल्स दिए गए हैं उनमें जो है कई अनुच्छेदों की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि अनुसूची 7 के प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये जो है किससे संबंधित है, देख लेते हैं ऑप्शन। ए दिया है अनुच्छेद 243, बी दिया है अनुच्छेद 244, सी दिया है अनुच्छेद 246 और डी दिया हुआ है अनुच्छेद 248, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 246, ये हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, जो हमारी अनुसूची 7 है यानी शेड्यूल 7, ये जो है सूचियों से रिलेटेड है। ठीक है, अभी मैंने बात की थी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, इन सब में कौन कौन सा विषय रहेगा ये इससे रिलेटेड है, कौन सा केंद्र में रहेगा, कौन सा राज्य में रहेगा और कौन सा दोनों में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ए दिया है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, बी दिया है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, और सी दिया हुआ है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, और डी दिया हुआ है अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो गलत है। ठीक है, अनुच्छेद 51 जो है मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 51 अगर यहाँ पे क भी होता है तब ये राइट होता कि ये मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है, जबकि यहाँ पे केवल अनुच्छेद 51 दिया हुआ है जो कि किससे रिलेटेड है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है। ठीक है, ए दिया है अनुच्छेद 226, बी दिया है अनुच्छेद 239, सी दिया हुआ है अनुच्छेद 249 और डी दिया हुआ है अनुच्छेद 252। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249। ठीक है, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रहित में कानून बनाने की संसद की शक्ति जो है अनुच्छेद 249 में दी गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र सत्रावसान यानी सत्र को ख़त्म करना एवं विघटन से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शंस दिया हुआ है ए अनुच्छेद 79, बी अनुच्छेद 85, सी दिया है अनुच्छेद 89, अनुच्छेद को आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, डी दिया है अनुच्छेद 76। तो कौन सा है वो जो है अनुच्छेद हमारा है 85, बी वाला जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और जो अनुच्छेद 79 है यानी जो पहला वाला दिया है वो किससे रिलेटेड है, वो संसद के गठन से रिलेटेड है। ठीक है, संसद उसके द्वारा निर्मित की जाएगी। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा गया है। ए 42वां संविधान संशोधन, बी 44वां संविधान संशोधन, सी जो है दिया हुआ है 46वां संविधान संशोधन और डी दिया हुआ है 91वां संविधान संशोधन। तो हमारा यहाँ पे जो ए है ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन, इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें जो है इस संविधान ये जो 42वां संविधान संशोधन था इसके द्वारा जो है बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इसी वजह से इसे जो है मिनी संविधान कहा गया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था। देखिए 1946 में जो है अंतरिम सरकार जो है वो बनाई गई थी। ठीक है, तो उसका वित्त मंत्री पूछ रहा है। ए दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, बी दिया है लियाकत अली, सी दिया है सरदार पटेल और डी दिया है बाबू जगजीवन राम। ठीक है, तो जो हमारे वित्त मंत्री थे वो कौन थे, वो थे लियाकत अली। ठीक है, जगजीवन राम को क्या बनाया गया था, ये हमारे श्रम मंत्री थे। और सरदार पटेल की बात करें तो ये गृह मंत्री थे और साथ में विभाग और सूचना विभाग भी इन्हें मिला था। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण विभाग। और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो क्या थे, वो राष्ट्रमंडल से संबंधित उन्हें अधिकार दिया गया था, मतलब मंत्रालय दिया गया था और विदेश संबंधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है। राज्यपाल को जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करने की शक्ति। ए दिया है अनुच्छेद 217, बी दिया है अनुच्छेद 213, सी दिया है अनुच्छेद 233 और डी दिया है अनुच्छेद 234। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 233। ठीक है, इसके द्वारा जो है राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट दिया हुआ निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ए 52वां संविधान संशोधन, बी 53वां संविधान संशोधन और सी दिया है 54वां संविधान संशोधन और डी दिया है 55वां संविधान संशोधन। ठीक है, देखिए जो मिजोरम है ये कौन सा राज्य बना था, ये हमारा बना था 23वां राज्य। ठीक है, 20 फरवरी 1987 में।
1987 में, ठीक है, 20 फरवरी को। तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? वो हुआ था बी वाला, 53वां संविधान संशोधन, जो कि 9 है, ठीक है, 1986 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो क्या दिया हुआ है। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई, ठीक है। पहला दिया हुआ 31वां संविधान संशोधन, दूसरा दिया 35वां संविधान संशोधन, तीसरा दिया 42वां संविधान संशोधन और लास्ट दिया है डी 45वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो किसके द्वारा जो है 545 कर दी गई? वो कर दी गई 31वें, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इस संविधान संशोधन द्वारा जो है लोकसभा की संख्या बढ़ा दी गई 545, पहले जो है 525 थी, ठीक है। नेक्स्ट है दिया हुआ है हैदराबाद रियासत को भारत संघ में मिलाने के लिए जो सैन्य कार्यवाही की गई थी उस सैन्य ऑपरेशन का क्या नाम था? ए है ऑपरेशन वाइट एलिफेंट, बी है ऑपरेशन पोलो, सी है ऑपरेशन सनराइज और डी है ऑपरेशन मिडनाइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा जो भारतीय सेनाओं ने चलाया था ऑपरेशन पोलो, ठीक है। हैदराबाद रियासत को सैनिक कार्यवाही के बेसिस पे जो है इंडिया में मिलाया गया था, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी चलाई गई थी? वो चलाई गई थी ऑपरेशन पोलो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है किसी व्यक्ति को न्यायिक समिति की अनुशंसा के बिना, मतलब जो कानून है उसने सिफारिश नहीं की है, न्यायिक समिति की अनुशंसा के बिना निवारक नज़रबंदी के रूप में अधिकतम कितने समय तक बंदी बनाए रखा जा सकता है? ए 2 माह, बी 3 माह, सी 6 माह और डी 1 वर्ष। तो ये जो है वो 3 माह है, ठीक है। अगर 3 माह से अधिक समय तक बंदी बना के रखना है यानी नज़रबंद में रखना है तो उसे न्यायिक समिति की अनुशंसा की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन एक सही है? ए दिया हुआ है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया, ठीक है। बी दिया हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया। सी दिया है अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए थे और डी दिया हुआ है क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था, ठीक है। बात कर रहा है कि मूल अधिकारों को किसने प्रश्रय दिया था, ठीक है। तो किसने दिया था? ये दिया था ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट भी पूछता है कि कब आया था, तो ये 1928 में आया था। ये अलग से एक क्वेश्चन भी पूछता है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा, चलते हैं ऊपर। होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट दिया है भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? ए दिया है कानून के समक्ष समानता, ठीक है। बी दिया है सामाजिक समानता, सी दिया है अवसर की समानता, डी दिया है आर्थिक समानता। तो ये जो आर्थिक समानता है ये जो है हमारे मौलिक अधिकार में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी को देखो तो क्या हो जाएगा, ये कानून के समक्ष यानी विधि के समक्ष जो समानता है आर्टिकल 14 है हमारा, और सामाजिक समानता जो है वो आर्टिकल 15 है और अवसर की समानता जो है आर्टिकल 16 है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्थिक समानता जो है वो हमारे मौलिक अधिकार में नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है मद्रास बनाम दोरायजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार जो है वो संशोधित किया गया, ठीक है। ए विधि के समक्ष समानता का अधिकार, बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सी अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, और डी दिया हुआ है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो किस मौलिक अधिकार का संशोधित किया गया है? वो संशोधित गया है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, जो कि हमारा सामाजिक समानता में आता है, ठीक है, यानी अनुच्छेद 15 में आता है, ठीक है। इसके जो संशोधन किया गया उसके बाद जो है 15(4) को जो है इसमें जोड़ा गया हमारे संविधान में, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, और दूसरा, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कौन सा सही है, दिया है केवल एक सही है, बी दिया है केवल 2 सही है, सी दिया है 1 और 2 दोनों सही है, और डी दिया है न तो 1 न तो नहीं 2 सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दोनों कथन दिए हुए हैं, एक सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या कर रहा है, दूसरी दिया है ये इसमें दिए गए कोई भी उपबंध जो है वो किसी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब उसका फिर से उसे रीचेक नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों ही जो है वो सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है, यानी उसके बारे में संविधान बात नहीं करता है या उसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। ए दिया है प्रौढ़ शिक्षा, बी दिया है कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, सी दिया है गरीबों की निःशुल्क विधिक सहायता, और डी दिया हुआ है बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात नहीं करता हमारा संविधान जो है वो प्रौढ़ शिक्षा की बात नहीं करता है, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा हम सामाजिक रूप में लेते हैं, लेकिन संविधान में जो है इसके विषय में नहीं लिखा गया है। प्रौढ़ शिक्षा यानी जो एडल्ट लोग हैं उनकी शिक्षा की बात कर रहा है, जो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स लोग हैं उनकी, यानी ठीक है, उनकी एजुकेशन की बात है जो कि संविधान में नहीं है, ठीक है। कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी जो है ये आर्टिकल 43 में है, और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता की बात करें तो ये आर्टिकल 39 के क में है, ठीक है, 39 क। और जो यहाँ पे बालकों की प्रारंभिक शिक्षा की बात कर रहा है ये जो है आर्टिकल 45 में है, ठीक है। जो डी वाला है वो आर्टिकल 45 में है। इसके लिए अमेंडमेंट किया गया था, कौन सा है, 86वां, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित तथ्यों में कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में नहीं है। पहला कथन दिया हुआ इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायिक प्रक्रिया दी गई है। दूसरा दिया गया है ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, ठीक है। दिया गया है कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 दोनों, और डी दिया है न तो 1 न तो 2, ठीक है। ये दोनों ही जो है क्या सही नहीं है, ठीक है। दोनों ही कथन यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य किस स्थान पर रखा गया है, ठीक है। तो दिया हुआ है ए चौथे नंबर पे रखा गया है, बी दिया है पहले नंबर पे रखा गया है, सी दिया है दूसरे नंबर पे, और डी दिया है तीसरे नंबर पे। तो जो हमारे मूल कर्तव्य है उसमें तीसरा नंबर जो है वो किसका है, प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने का, ठीक है, किसकी, भारत की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए दिया हुआ है संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, और कारण दिया हुआ राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, पहले से ही बता रहा कौन सा एक सही है, तो दोनों में से कोई एक ही सही होगा। ए दिया हुआ है ए और आर दोनों सही है, आर सही स्पष्टीकरण है ए का। बी दिया हुआ है ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। सी दिया हुआ है ए सही है किंतु आर गलत है। डी दिया है ए गलत है किंतु आर सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लेते। कथन दिया है संघीय कार्यपालिका का मुखिया जो है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति। ये जो है ये सही है क्योंकि संविधान में यानी आर्टिकल में हमारा दिया हुआ है 53 में कि जो आर्टिकल 53 है वो दिया है कि भारत की जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति किस में होगी, राष्ट्रपति में होगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो दिया हुआ है कारण राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। ये जो है गलत दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति जो है अपने जो भी कार्य करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो गलत हो जाएगा। मंत्रिपरिषद किस लिए बनाया गया, ताकि वो राष्ट्रपति को सलाह दे सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं लिखा है तो आप यहाँ पे सी लिख लीजिए और फिर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कारण दिया हुआ एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो सदन के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ए दिया है ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है।
बी दिया है, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। बी दिया हुआ है सही नहीं, ए सही नहीं है, ए सही है किंतु आर गलत है, और डी दिया हुआ है ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है यानी जो निर्वाचन होता है उसका वो जो है गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर जो है होता है। ठीक है, और जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ था वो भी जो है इसका सही स्पष्टीकरण है, तो यहाँ पे ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वो हैं ए दिल्ली तथा पुदुचेरी, चंडीगढ़, बी दिल्ली तथा पुदुचेरी, सी दिया है दिल्ली एवं दमन तथा डी दिया है पुदुचेरी एवं चंडीगढ़। तो 70 अमेंडमेंट जो किया गया था वो जो है इसलिए किया गया था, राष्ट्रपति के चुनाव में 2 केंद्र शासित प्रदेश उनको भाग लेने का अधिकार दिया गया था, तो ये है दिल्ली और पुदुचेरी, यानी बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें वो जो है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत यानी आर्टिकल 54 के अंतर्गत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट दिया है लोकसभा के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमसे पूछ रहा है। ए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बी निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, सी निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, डी निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो है सही नहीं है। ये जो है राष्ट्रपति के निर्देशन में नहीं होता बल्कि जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है उसके निर्देशन में किया जाता है इसका नियंत्रण और निर्देशन। ठीक है, चलिए आर्टिकल है हमारा 324(1). ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। ए वैध मतों का 1/3 भाग, बी वैध मतों का 1/8 भाग, सी वैध मतों का 1/5 भाग, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि उसे वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करना होता है, न कि 5, 1/6 पार्ट। ठीक है, अगर उसे नहीं मिला तो वो क्या करेगा, अपनी जमानत जो है खो देगा, मतलब उसकी जमानत चली जाएगी। नेक्स्ट दिया हुआ है लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। ए स्थगन द्वारा, बी सत्रावसान द्वारा, सी विघटन द्वारा और डी उपयुक्त सभी के द्वारा। तो लोकसभा की बैठक जो है वो इन सभी के द्वारा जो है वो ख़त्म की जा सकती है। ठीक है, देखिए लोकसभा जो है वो स्थायी नहीं है यानी अस्थायी है, जबकि राज्यसभा क्या है वह अस्थायी है। इस समय जो है हमारी 17 लोकसभा चल रही है। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो 17वीं चल रही है, जब एक भंग हो रही है तभी तो वो आगे कंटिन्यू चल रहा है 1 2 3 4, यानी अब हम 17 तक पहुँचे हैं। लेकिन जो राज्यसभा है वो स्थायी होती है, वो जो है भंग नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जो स्थगन करता है वो कौन करता है, लोकसभा स्पीकर जो होता है वो जो है इसको जो है स्थगित करता है। ठीक है, और जो सत्रावसान और विघटन है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये दोनों ही राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 85(2) ये जो है सत्रावसान जो है वो आर्टिकल 85(2) के क द्वारा, और ये जो है विघटन जो है आर्टिकल 85(2) के ख द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 2 वर्ष। ये जो है 6 वर्ष का होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी। ए जयललिता, बी नरगिस दत्त, सी वैजयंतीमाला, डी देविका रानी। तो जो नरगिस दत्त हैं वो प्रथम अभिनेत्री थी जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। ठीक है, दूसरा दिया है राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। चलिए देख लेते हैं, नीचे कूट दिया हुआ है उसको प्रयोग करके सही उत्तर देना है। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 दोनों, और डी दिया है न तो 1 न तो 2।
तो कौन सा सही है यहाँ पे? ये हमारे दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा में पारित किया जाता है, ठीक है, लोकसभा लेकर आती है धन विधेयक। वो जो है क्या करती है, राज्यसभा की जो सिफारिशें होती हैं उसे लेने के लिए राज्यसभा में पहले तो लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जाता है, उसके बाद जब वहाँ से पारित हो जाता है तो वो राज्यसभा में भेजती है। राज्यसभा उसे 14 दिन के अंदर उसे जो है लोकसभा को वापस करना पड़ता है, ठीक है। अगर राज्यसभा ने लोकसभा को वापस नहीं किया और 14 दिन से अधिक हो गए तो ऐसा माना जाएगा कि जो धन विधेयक है वो दोनों ही उसमें स्वीकार कर लिया गया, यानी दोनों ही सदनों में पारित कर लिया गया है, ठीक है। तो राज्यसभा को जो है धन विधेयक को न तो अस्वीकार करने की वो होती है और न ही संशोधित करने की कोई शक्ति दी होती है। पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा जो है राज्यसभा नहीं बल्कि जो क्या कहते हैं जो मतदान यानी जो वोटिंग होती है वो लोकसभा करती है, राज्यसभा में नहीं होती है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी स्पीकर। तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति हमारा सही हो जाएगा जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है, आर्टिकल 89(1) और आर्टिकल 64 के अनुसार। नेक्स्ट दिया हुआ है बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? ए 30 दिन, बी 60 दिन, सी 90 दिन और डी जो है 120 दिन, ठीक है। तो कितने दिन हो जाए? ये होता है हमारा 60 डेज़, ठीक है। अगर 60 दिन तक कोई सांसद जो है संसद को बिना बताए अनुपस्थित है तो क्या हो जाएगा, वो उसे जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। ये है आर्टिकल 101(4). नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। थोड़ा फास्ट चलते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? ए दिया है चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, बी दिया है संसद के आंतरिक विषयों का संचालन का अधिकार, सी दिया है साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता और डी दिया है अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। तो संसद के सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार कौन सा नहीं है? साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, ठीक है, सी वाला हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ है? ए 20 सितंबर 2005 को, सी बी 30 सितंबर 2006 को, डी 10 अक्टूबर 2006 को और डी 26 अक्टूबर 2006 को, ठीक है। तो ये कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 26 अक्टूबर 2006 को, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यह भारत में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? ठीक है, कब से उसने वर्क करना शुरू किया? ए 27 जनवरी 1950, बी 28 जनवरी 1950, सी 29 जनवरी 1950 और डी 30 जनवरी 1950, ठीक है। तो कब वर्क करना उसने शुरू किया? उसने शुरू किया 28 जनवरी 1950, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और कब ये बना था? ये बना था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, यानी किसको एड्रेस करके वो अपना रेजिग्नेशन दे सकता है, ठीक है। ए दिया है मुख्य न्यायाधीश को, बी दिया है राष्ट्रपति को, सी दिया है प्रधानमंत्री को और डी दिया है विधि मंत्री को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो राष्ट्रपति को एड्रेस करके अपना रेजिग्नेशन दे सकता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट दिया हुआ है सेवानिवृत्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? ए केवल सर्वोच्च न्यायालय में, बी केवल उच्च न्यायालय में, सी सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय दोनों में, डी किसी भी न्यायालय में नहीं। देखिए सेवानिवृत्त का मतलब क्या होता है? जब उनकी सेवा समाप्त हो जाती है, ठीक है, तो वो किसी भी न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है। तदर्थ न्यायाधीश की बात कर रहा है। ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी जनपद तथा सत्र न्यायालय और डी उपरोक्त सभी में। तो तदर्थ न्यायालय की जो नियुक्ति होती है वो हमारी होती है सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा।
आर्टिकल 127, ठीक है, 127(1) के अनुसार तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। नेक्स्ट दिया हुआ है उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ में, पीठ यानी बेंच, न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? ए 10 न्यूनतम संख्या की बात कर रहा है। ए 10, 9, बी दिया है 9, सी दिया है 5 और डी दिया है 7। तो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 5, ठीक है, सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच अगर विवाद होता है तो उसका निर्णय कौन करेगा? ए परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, बी अपीली अधिकारिता के अंतर्गत, सी मूल अधिकारिता के अंतर्गत और डी रिट अधिकारिता के अंतर्गत, ठीक है। पूछ रहा है कि उच्चतम न्यायालय की शक्ति इसमें से किसके अंतर्गत आएगी? ठीक है, वो आएगी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल 131। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ए सरोजनी नायडू, बी पद्मजा नायडू, सी सुचेता कृपलानी और डी विजयलक्ष्मी पंडित। तो जो सरोजनी नायडू थी ये स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, ठीक है। ये यूपी के कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो यूपी की ही राज्यपाल बनी थी, ठीक है। तो सबसे पहली महिला राज्यपाल जो है कहाँ की बनी थी? यूपी की बनी थी। कौन बना था? सरोजनी नायडू, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। 2 वर्ष तक थी ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? ए उत्प्रेषण लेख, बी परमादेश, सी अधिकार परीक्षा और डी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो क्या करता है, अगर कोई संस्था या कोई व्यक्ति है अगर वो अपने दायित्व की पूर्ति नहीं कर रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय उसके खिलाफ परमादेश जारी करती है। परमादेश मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं, ठीक है। तो जब सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से आदेश देता है तो उस व्यक्ति को या उस संस्था को अपने जो वर्क रहते हैं उन्हें करना पड़ता है, यानी जो उनकी ड्यूटीज़ होती है उसे करना पड़ता है। देखिए इसमें हमने उत्प्रेषण लेख पहले पढ़ लिया है, अधिकार परीक्षा भी हमने पहले पढ़ लिया था, आज हमने परमादेश पढ़ा है। आने वाले में हो सकता है हम बंदी प्रत्यक्षीकरण को पढ़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से किस समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? न्याय पंचायतों के गठन की बात कर रहा है। ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी GV राव समिति और डी सरकारिया समिति। तो जो हमारी अशोक मेहता समिति थी, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, जिसको जो है 1977 में बनाया गया था, ठीक है। इसने जो है सिफारिश की थी न्याय पंचायतों के गठन की। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी कैग, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा और वित्त मंत्री द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल है हमारा 148। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, इन्हें हमें सही क्रम में लगाना है। उपयुक्त के कालक्रम के अनुसार सही क्रम होगा। ए दिया है चौरी चौरा कांड, बी दिया है असहयोग आंदोलन की समाप्ति और सी दिया है बारदौली प्रस्ताव, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो चौरी चौरा कांड था वो कब हुआ था? वो हुआ था 5 फरवरी 1922 में, 5 फरवरी फैब और 1922, ठीक है। तो जब ये कांड हुआ, ठीक है, तो जो महात्मा गांधी थे, गांधी जी ने क्या किया? एक बारदौली प्रस्ताव रखा, ठीक है। कब रखा? ये रखा 12 फरवरी को, 12 फैब को, ठीक है। सन जो है सेम है 1922, ठीक है। और फिर जो है जब ये प्रस्ताव रखा, ये प्रस्ताव रखकर उन्होंने क्या किया? इस प्रस्ताव में उन्होंने बताया कि वो असहयोग आंदोलन को समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सीरीज हो जाएगी हमारी 132। 132 किस में दिया है? वो दिया है ऑप्शन सी में, हमारा सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है 62वां हमारा क्वेश्चन है। मोपला विद्रोह जो है वो
संबंधित था। किससे संबंधित? मोपला विद्रोह जो है वो किससे संबंधित था? ये जो विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1921 में, 1921 में, ठीक है। डेट भी पूछता है इसलिए मैं यहाँ पे लिखती। 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह, और ये कहाँ पे हुआ था? केरला में, ठीक है। केरल में मालाबार क्षेत्र है वहाँ पे हुआ था, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में देख लेते हैं। ये किससे संबंधित है? ए दिया खिलाफत आंदोलन से, बी दिया 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन से, सी दिया स्वदेशी आंदोलन से, और डी दिया है भारत छोड़ो आंदोलन से, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा खिलाफत आंदोलन है ये हमारा सही हो जाएगा। मोपला लोग कौन थे? वो लोग इस्लाम लोग थे, ठीक है, इस्लाम धर्म को मानते थे। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है एक्चुअली में जो मोपला विद्रोह था वो किस लिए हुआ था? ये इस्लाम लोगों ने जो है हिंदू जमींदारों और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन्हें जो है खिलाफत आंदोलन की एक शाखा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है हमारा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया था? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, और डी चंपारण आंदोलन। तो जो हमारा असहयोग आंदोलन है 1922, ठीक है, 1922, ठीक है। 22 में इन्होंने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। अभी हमने देखा था किस लिए किया था? चौरी चौरा कांड से वो व्यथित हो गए थे या दुखी हो गए थे, जो भी कह लीजिए। तो ये जो है इसी में उन्होंने कहा था कि 1 वर्ष में स्वराज मिलेगा, ठीक है। ये नारा जो है गांधी जी ने दिया था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? सिर्फ एक ही कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। ए दिया त्रिपुरी अधिवेशन, बी दिया बनारस अधिवेशन, सी दिया बांकीपुर अधिवेशन, और डी दिया है बेलगांव अधिवेशन। तो यहाँ पे हमारा बेलगांव अधिवेशन सही हो जाएगा, ठीक है, जो कब हुआ था? 1924 में। ये जो है 4 है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम अपने सत्याग्रह का प्रयोग भारत में कहाँ पे किया था? ठीक है, इसके आंसर तो हम सभी को ही पता है। ए चंपारण आंदोलन, बी अहमदाबाद आंदोलन, सी खेड़ा आंदोलन, और डी असहयोग आंदोलन। तो बिहार के चंपारण में किया था, ठीक है। कब किया था? 1917 में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ए कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, सी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, और डी दिया है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। तो जो हमारा सी ऑप्शन है ये जो है हमारा सही नहीं है। अगर यहाँ पे पूछता कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जिसने अध्यक्षता की थी तब ये सही हो जाता है, ठीक है, सरोजनी नायडू। लेकिन यहाँ पे ये जो है गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? वो थी हमारी एनी बेसेंट, जो कि होम रूल लीग से संबंधित थी, ठीक है, एनी बेसेंट, ठीक है। ये हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया हुआ है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों का प्रधान नेतृत्व निम्न में से किसके हाथों में था? ठीक है, स्वदेशी आंदोलन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बंगाल से, इसकी जो है शुरुआत हुई थी, ठीक है। जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसके विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया था। चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस। ए दिया है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, सी दिया है बिपिन चंद्र पाल, और डी दिया है अरविंद घोष। तो किसने नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है, निम्न में से किसने कांग्रेस के अधिवेशनों को 3 दिनों का तमाशा कहा था? ठीक है, 3 दिनों का तमाशा। ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी अश्विनी कुमार दत्त, और डी सैयद अहमद खान। तो ये कहा था अश्विनी कुमार दत्त, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। जो लाला लाजपत राय थे इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि डफरिन, ये जो कांग्रेस है वो डफरिन के दिमाग की उपज है। लॉर्ड डफरिन थे, उन्होंने ही जो है इसमें मदद की थी कांग्रेस को बनाने में, ठीक है। तो क्या है, डफरिन, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है वो डफरिन के दिमाग की उपज है। और इसके साथ ही जो बाल गंगाधर तिलक थे वो थोड़े उग्र स्वभाव के थे। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यदि वर्ष में एक बार हम मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये दोनों कथन भी पूछता है, इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से किस अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम का गायन किया गया था?
मतलब ये पूछ रहा है कि वंदे मातरम कहाँ पे गाया गया था। ए कलकत्ता 1986, बी मद्रास 1898, सी दिया है बनारस 1905 और 6 डी दिया हुआ है कलकत्ता 1911। तो किस में जो है वंदे मातरम गाया गया था, वो गाया गया था, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, कलकत्ता 1986। ठीक है। और जो जनगण मन गाया गया था वो कब गाया गया था, वो गाया था 1911 में, जनगण मन। ठीक है। और ये जो है वंदे मातरम था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चित्तू पांडे ने कहाँ पर एक समानांतर सरकार की स्थापना की। ए झांसी में, बी बलिया में, ठीक है, सी दिया है सहारनपुर में और डी दिया है गोरखपुर में। तो उन्होंने जो है बी बलिया में जो है इसकी समानांतर सरकार की स्थापना की थी। ठीक है। ये जो सरकार थी वो 1 वीक के लिए थी, 1 वीक चली थी। ठीक है। जिसमें क्या था, जिसमें जो है जो जिला अधिकारी थे उनके सारे अधिकारों को छीन लिया गया था। ठीक है। और जेल में जो कैदी लोग थे, यानी जो कांग्रेस के जो नेता थे, उन लोगों को छुड़ा लिया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा है। ए महात्मा गांधी, बी दादा भाई नौरोजी, सी मोहम्मद इकबाल और डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना को उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल कुर्ती आंदोलन निम्न में से किसने चलाया। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बी दिया है दादा भाई नौरोजी, सी दिया है वल्लभ भाई पटेल और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खान बहादुर खान। ठीक है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम से आंदोलन चलाया था। इनके जो सदस्य थे वो लाल रंग की कुर्ती पहनते थे, इसलिए इसे जो है लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा गया है। ठीक है। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है, जो पश्चिमोत्तर प्रांत से रिलेटेड थे। गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में। गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 5 मार्च। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, इनमें से किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहा गया है। ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन और डी व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है उसे ही दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है नारा दिया गया था दिल्ली चलो। नेक्स्ट दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया। ए यरवदा जेल में, बी नैनी जेल में, सी अहमदनगर का किला और डी आगा खां पैलेस। हमने 3rd टेस्ट सीरीज़ में इसे डिस्कस किया था। ठीक है। तो कहाँ बना के रखा गया था, आगा खां पैलेस में, जो कि कहाँ है, पुणे में। नेक्स्ट दिया है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं। रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब और राजेंद्र प्रसाद। तो इकोनॉमिक ऑफ हिस्ट्री के लेखक जो है रमेश चंद्र दत्त हैं। ठीक है। RC दत्त भी बोला जाता है, यानी रमेश चंद्र दत्त। दादा भाई नौरोजी की कौन सी है, दादा भाई नौरोजी की है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। ए किसने कहा था। ए दिया है जोसेफ बैप्टिस्टा ने, बी वैलेंटाइन सिरोल ने, सी जॉर्ज रोंडेल ने और डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। देखिए जो वैलेंटाइन सिरोल थे, इनकी जो बुक थी, इन्होंने लिखा था इंडियन अर्नेस्ट। ठीक है। उसी में जो है इन्होंने तिलक को क्या कहा था, भारतीय अशांति का जनक, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, वैलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट दिया हुआ, कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक थी। ए कल्पना दत्त, बी वीना दास, सी कादम्बिनी गांगुली और डी शांति घोष। तो जो कादम्बिनी गांगुली थी वो पहली स्नातक थी। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। ए 1931, बी 1932, सी 1935 और डी 1936। तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी, ये की गई थी 18 अगस्त 1932 को, 18 अगस्त। ठीक है। 1932 किसने की थी, ये की थी रैमजे मैकडॉनल्ड, जो कि ब्रिटिश PM थे उस समय। ठीक है। इसके सांप्रदायिक पंचायत में क्या था, इसमें जो है दलितों को जो है पृथक निर्वाचन का राइट मिल गया था। ठीक है। नेक्स्ट दिया, दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था।
ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड वेबल, सी लॉर्ड लिनलिथगो और डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो जो हमारे लॉर्ड लिनलिथगो थे ये हमारे वायसराय थे, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। इन्होंने एक गलती की, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिना भारत के परमिशन के यानी बिना भारत के लोगों से पूछे जो है ये घोषणा कर दी, यानी ये डिक्लेयर कर दिया कि भारत जो है वो सेकंड विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। इसी के विरोध में क्या हुआ, इसी के विरोध में जो है भारत छोड़ो आंदोलन को लाया गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है युद्ध सुमेलित नहीं है कौन सा। करवा का युद्ध जुलाई 1763, गिरिया का युद्ध सितंबर 1763, उथवा नाला का युद्ध जनवरी 1764, बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी वाला जो है वो सुमेलित नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जनवरी में नहीं बल्कि दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 1763, ठीक है। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम पूछ रहा है, ठीक है। हमको जो है सीरीज़ में लगाना है, सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, इस तरीके से। ए दिया है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़, डेन, फ्रांसीसी। बी दिया पुर्तगाली, अंग्रेज़, डच, डेन, फ्रांसीसी। सी दिया है डच, डेन, पुर्तगाली, अंग्रेज़, फ्रांसीसी। डी दिया है डेन, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली आया था, यानी जो कि वास्को डी गामा था, ठीक है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज़ आए, फिर डेन आए और फिर फ्रांसीसी आए। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है सुमेलित करना है हमें। दिया है विद्रोह दिया हुआ है और उससे जुड़े नेता को दिया हुआ है, साथ में नीचे कूट दिया हुआ है, हमें मिलान करना है। फ़कीर विद्रोह, बहावी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कूका विद्रोह। इधर दिया है बिरसा मुंडा, इधर दिया है मजनू शाह, इधर दिया है सैयद अहमद और भगवत जवाहर मल, ठीक है। चलिए मैच कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं मुंडा विद्रोह से। मुंडा विद्रोह जो है वो हम जानते हैं कि बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। कूका विद्रोह ये किसने किया था? ये किया था भगवत जवाहर मल ने, यानी डी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1, डी का 4, सी का 1, दोनों में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, बहावी विद्रोह। बहावी विद्रोह किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है सैयद अहमद से, ठीक है। बी का हो जाएगा 3, बी का 3, ठीक है। अब एक बच रहा है, ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी सी वाला हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 1892 से 93 में आर्य समाज वैचारिक मतभेद के कारण दो गुटों में बढ़ गया, जिसमें से एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था तथा एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे, और दूसरा दिया स्वामी श्रद्धानंद, मुंशीराम एवं लेखराम पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों सही है, और न तो एक न तो दोनों, न तो दो, दोनों ही सही नहीं है। तो क्या है यहाँ पे जो दोनों कथन दिए हुए हैं दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है मैं ऐसे धर्म या ईश्वर को नहीं मानता जो विधवाओं के आंसू न पोंछ सके या किसी अनाथ को एक टुकड़ा रोटी भी न दे सके। वेद, कुरान तथा सभी धर्म ग्रंथों को अब कुछ समय के लिए विश्राम करने दें। उपर्युक्त कथन किस समाज सुधारक का है? ये किसने बोला था? ए दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी राजा राम मोहन राय, डी एनी बेसेंट। तो जो है हमारे ये किसने बोला था? स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है अंग्रेजों द्वारा भारत में रेल निर्माण का प्रधान उद्देश्य भारत में कच्चे माल को देश के आंतरिक हिस्सों से निकालकर बंदरगाहों तक ले जाना था, ठीक है। दूसरा है प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड कैनिंग के समय में बिछाई गई। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक नहीं दो। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो कथन एक है वो तो सही है, ठीक है। और दूसरा क्या है? लॉर्ड कैनिंग के समय में नहीं बल्कि लॉर्ड डलहौजी, हम जानते हैं लॉर्ड डलहौजी के समय में ट्रेनों का हमारे विकास हुआ था, ठीक है। प्रथम रेल लाइन जो है डलहौजी के समय बिछाई गई। तो कथन 2 हमारा यहाँ पे गलत हो गया, केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए जो अंग्रेज़ थे उनका रेल चलाने का क्या उद्देश्य था? सिर्फ 2 ही जो है उनके
एम थे कि पहला तो जो है कच्चे माल की उनको आवश्यकता थी, तो वो जो है जब तक बंदरगाहों पे नहीं आएगा वो उसे उसे एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, यानी अपने देश में नहीं भेज पाएंगे, ठीक है। तो उन्हें जो है जो इंटरनल एरिया से निकालकर उन्हें पोर्ट तक ले आना था, इसके लिए भी रेल को चलाया गया। और इसके साथ ही जब कहीं विद्रोह हो जाता था तो जाने में उन्हें दिक्कत होती थी, सैनिक सेना कार्यवाही करने में दिक्कत होती थी, तो सैनिक जो है आसानी से पहुंच सके दूसरी जगह पे, इसलिए जो है ट्रेनों को चलाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है महालवाड़ी, ठीक है, या महालवाड़ी जो भी हो। महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया, इस व्यवस्था में लगान का निर्धारण अनुमान आधारित था। दूसरा दिया, इस व्यवस्था में कंपनी को लगान वसूली पर लगान से अधिक खर्च करना पड़ता था। कौन सा कथन असत्य है? केवल एक, ठीक है, केवल दो, एक और दो दोनों, और दिया है न तो एक न ही दो, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन क्या है वो सही है, ठीक है। महालवाड़ी व्यवस्था जो है वो लगान का निर्धारण इसका जो है वो अनुमान आधारित था, पहले ही अनुमान कर लेते थे, उस हिसाब से जो है वो लगान को लेते थे। और दूसरा क्या है, उन्हें इस तरीके से मतलब लगान लेने में क्या होता था, अधिक खर्च करना पड़ जाता था, ठीक है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। महाल मतलब क्या होता है, गांव होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत मीन्स होता है किसान, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड को माना जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में मुखिया यानी जमींदार एक निर्धारित समय सीमा में लगान की अदायगी की जिम्मेदारी संभालते थे। तीसरा दिया हुआ, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 12% हिस्सा सम्मिलित था, ठीक है। ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 12% हिस्सा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पे जो कथन एक है केवल यही सत्य है, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता जो है वो मुनरो और रीड को माना जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था, मैंने अभी आपको बताया था, रैयत मीन्स किसान, तो ठीक यहाँ पे ये डायरेक्टली किसान से रिलेटेड था, न कि ज़मींदारों से रिलेटेड था, ठीक है। जो लगान देते थे वो डायरेक्टली किसान देते थे, ज़मींदार नहीं देते थे। और तीसरा दिया हुआ है 12% हिस्सा, ये 12% नहीं बल्कि 51 था, 51% हिस्सा था, तो केवल कथन एक ही सही है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं। कथन एक दिया हुआ है, हाँ, पहला दिया हुआ है केवल एक, दूसरा दिया है 2 और 3, तीसरा दिया है 1 2 3 और चौथा दिया न तो 1 न तो 2, तो क्या हो जाएगा, केवल एक सही होगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है हमें सुमेलित कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले का डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी, वी.आर. सिंधे का हरिजन सेवक संघ, महात्मा गांधी का और अखिल भारतीय दलित वर्ग रामस्वामी नायकर, ठीक है। तो देखिए हमने इसे थर्ड टेस्ट सीरीज़ में डिस्कस किया था। अखिल भारतीय दलित वर्ग ये भीमराव अंबेडकर से संबंधित है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, कब की थी, 1924 में, ठीक है। किसने, भीमराव अंबेडकर ने। और रामास्वामी नायकर जो है ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आत्मसम्मान आंदोलन से, ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, ठीक है। कब था ये था 1928, सॉरी 20 में था, 28 नहीं 20 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है मंगल पांडे को सजा दी गई। दिया है मंगल पांडे को सजा दी गई। ए 5 अप्रैल 1857, बी 6 अप्रैल 1857, सी 7 अप्रैल 1857 और डी 8 अप्रैल 1857। तो कब दी गई सजा? सजा दी गई 8 अप्रैल 1857 को, फांसी की सजा दी गई, ठीक है। देखिए जो मंगल पांडे थे वो बैरकपुर छावनी से रिलेटेड थे। इन्होंने जो है जो चर्बी युक्त कारतूस था उसे यूज करने से मना कर दिया था। जब इनके अधिकारियों ने कहा तो इन्होंने जो है अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की जो है हत्या कर दी थी, ठीक है, मतलब उन्हें मार दिया था। तो इसीलिए जो है उन्हें पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है सारे लोग अंग्रेज़ काफिर के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से खदेड़ दो। यह किसका कथन है? सर सैयद अहमद खान का, बी मौलवी अहमदुल्ला का, सी अबुल कलाम आज़ाद का और डी लियाकत अली का, ठीक है। तो ये किसका था? ये था मौलवी अहमदुल्ला का। इनके बारे में हमने कल भी पढ़ा, थर्ड लेक्चर में भी पढ़ा था, यानी कल भी पढ़ा था।
इन्होंने कहाँ से विद्रोह किया था? इन्होंने जो है फैजाबाद से विद्रोह किया था 1857 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है सप्तवर्षीय युद्ध का संबंध रहा। ए अंग्रेज फ्रांसीसी से, बी अंग्रेज पुर्तगाली से, सी फ्रांसीसी डच से और अंग्रेज और अलीवर्दी खां के बीच। तो ये सप्तवर्षीय युद्ध किससे संबंधित है? ये जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों से रिलेटेड था, ठीक है। जो कर्नाटक युद्ध था हमारा, वो भी जो है किसके रिलेटेड था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों से। प्लेस तो हमारा था कर्नाटक, पर युद्ध किसके बीच हो रहा था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, ठीक है। इसमें जो है फ्रांसीसी जो है वो हार गए थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है बंगाल में दोहरी व्यवस्था प्रणाली से तात्पर्य था। ए वास्तविक शक्ति नवाब के हाथ पास थी और दूसरा दिया है प्रशासनिक शक्ति जो है वो ब्रिटिश के पास थी। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न तो दो। तो यहाँ पे न तो एक न तो दो, दोनों ही गलत दिए हुए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक शक्ति थी वो जो है किसके पास थी? वो थी ब्रिटिश के पास थी, न कि नवाब के पास थी। और जो प्रशासनिक शक्ति दी गई थी वो नवाब को दी गई थी, ठीक है। नवाब जो प्रशासन था वो तो चलाता था, लेकिन जो टोटल शक्ति थी एक्चुअल में वो किसके पास थी? वो थी ब्रिटिश के पास। उनके पास जो है दीवानी की भी शक्ति हो गई थी, ठीक है। किसके पास? ब्रिटिशर्स के पास। इन्होंने जो है बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को और बिहार के लिए सिताब राय को जो है दीवान नियुक्त भी किया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य बसीन यानी बेसिन की संधि हुई, जिसमें कुछ शर्तें ब्रिटिश द्वारा रखी गई। निम्न में से कौन सा प्रावधान सत्य नहीं है? ए पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया, बी पेशवा ने अंग्रेजी सेना को पूना में रखना स्वीकार किया, सी पेशवा ने विदेशी मामले कंपनी के अधीन कर दिए, और डी इस संधि का सकारात्मक पक्ष रहा कि पेशवा को निजाम से चौथ प्राप्त करने का अधिकार बना रहा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी दिया है ये हमारा गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अधिकार जो है उनका ख़त्म हो गया, न कि बना रहा, ठीक है। बना नहीं रहा, ये ख़त्म हो गया। अब जो है इसके साथ ही क्या हुआ, पेशवा के लिए ये संधि जो है बड़ी अपमानजनक सी साबित हुई। क्यों? क्योंकि उन्हें जिन क्षेत्रों से जो है अच्छी खासी पेमेंट मिलती थी वो जो है उन्हें कंपनी को देना पड़ा। जैसे कि गुजरात का एरिया हो गया, एमपी का एरिया हो गया, और जो नर्मदा और ताप्ती इनसे जो रिलेटेड आसपास के क्षेत्र थे, ये सभी जो पेशवा के अंतर्गत आते थे, अब जो है वो कंपनी के अधीन चले गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है किस वर्ष अधिसूचना द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में प्राच्य भाषा के लिए कोई धन उपलब्ध नहीं होगा? ए 1833, बी 1835, सी 1838 और डी 1854, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा 1838 सही हो जाएगा। देखिए हमने अपने थर्ड वाले लेक्चर में थर्ड टेस्ट सीरीज़ में देखा था कि पहली बार जो है जो ब्रिटिश सरकार थी उसने भारतीयों के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, ठीक है, उनकी शिक्षा पे। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेज़ों में और जो प्राच्य भाषा वाले थे, प्राच्यविद, उनमें जो है विवाद हो गया कि ये धन किस पे खर्च किया जाएगा। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने कर दिया 1838 में एक और फरमान लेके आए कि अब जो है भविष्य में प्राच्य भाषा के लिए कोई भी धन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किसके समय में हुआ? ए लॉर्ड रिपन के समय में, बी लॉर्ड लिटन के समय में, सी लॉर्ड ऑकलैंड के समय में और डी लॉर्ड वेलिजली के समय में। तो जो हमारे लॉर्ड लिटन थे इनके समय में जो है स्ट्रेची आयोग को बनाया गया, ठीक है। इनके समय में ही जो है मद्रास, बम्बई, मैसूर और पंजाब, हैदराबाद, इन सब क्षेत्रों में क्या होगा? भीषण अकाल पड़ा था, ठीक है। तो उसके लिए जो है एक रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया, यानी आयोग को बनाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं। उक्त उद्देश्य इल्बर्ट बिल से संबंधित था। यह बिल किस वायसराय से संबंधित था? देखिए जो इल्बर्ट बिल था वो कब आया था? वो आया था 1883 to 1884, ठीक है।
तो ये जो है इससे संबंधित था। न्यायिक अयोग्यताओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाए, ठीक है, इससे संबंधित था। ये किस वायसराय के समय में आया था? ये आया था हमारा लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें जो है भारतीयों और यूरोपियों को जो न्यायाधीश की शक्तियाँ दी गई थी, तो इस बिल में यह था कि जो भारतीय हैं और जो यूरोपीय हैं उन दोनों को जो है समान अधिकार दिए जाएं, जो न्यायाधीश हैं उन्हें समान अधिकार दिए जाएं। लेकिन यूरोपियों ने जो है इनका विरोध कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो भारतीयों को हमेशा अपने से नीचे समझते थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस समाचार पत्र अधिनियम को मुंहबंद करने वाला अधिनियम यानी गैजिंग एक्ट कहा गया है? ए 1799 का सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट, बी देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878, सी 1909 का समाचार पत्र अधिनियम और डी 1910 का समाचार पत्र अधिनियम। इसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878, जिसे हमने पढ़ा था कि किस पर जो है सबसे पहले कौन सा समाचार पत्र प्रभावित हुआ था। ये क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा था। तो ये जो है जिसका आंसर क्या था? सोम प्रकाश, है ना। इस पे जो है सबसे पहले यही अखबार जो है वो प्रभावित हुआ था। ये किसके समय में आया था? ये आया था लॉर्ड लिटन के समय में, जबकि लॉर्ड रिपन ने जो है इसे बंद कर दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। दिया है अम्ब्रेला अधिनियम, कबालियों का दमन, बी दिया नरबली प्रथा पर रोक लॉर्ड हार्डिंग, सी दिया विधवा विवाह पर रोक लॉर्ड कैनिंग, डी दिया हुआ सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो जो विधवा विवाह पर रोक है वो लॉर्ड कैनिंग से संबंधित नहीं है, ठीक है। इस जो विधवा विवाह पर रोक है इसके लिए जो है इस विधवा विवाह पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है वो बहुत काम किया है इस क्षेत्र में, मतलब बहुत सारा योगदान दिया है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है, 1856, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, रोक नहीं लगाई गई थी। नेक्स्ट दिया हुआ, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष से सिविल सेवा परीक्षा भारत और ब्रिटेन में एक साथ कराने का निर्णय लिया? देखिए पहले जो है ये परीक्षा जो है वो ब्रिटेन में ही होती थी, लेकिन उसके बाद जो है भारत और ब्रिटेन दोनों में साथ में कराने का निर्णय लिया गया। किस ईयर में किया गया? ये किया गया, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 1878, बी दिया है 1893, सी दिया है 1898 और डी दिया है 1885। तो ये हो गया हमारा 1893, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, कथन दिया है इक्ता व्यवस्था को इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभ किया गया, कारण उसने इस व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए चलाया था, ठीक है। दिया है कि सही उत्तर का हमको चयन करना है। ए दिया है कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी दिया है कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। और सी दिया है कथन सही है, कारण गलत है। डी दिया है कथन गलत है, कारण सही है। तो ये जो है दोनों ही क्या है? सही है। कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। इक्ता व्यवस्था जो है वो ई से इक्ता और ई से इल्तुतमिश, इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा कि इसने ही शुरू किया था, ठीक है। बीच पे क्या था? सामंतवादी लोग थे, ये छोटे छोटे लोग सामंतवाद होते थे जो मौका पाते ही क्या करते थे? अपनी स्वतंत्रता को घोषित कर देते थे। इससे जो है इसके लिए जो है इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को इस्टेब्लिश किया, ताकि जो है जो सामंतवादी व्यवस्था है उसे ख़त्म किया जा सके और जो पूरा उसका राज्य है उसे एक क्षेत्र में रखा जा सके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, बी चालीसा दल का गठन किया, सी ईरानी त्यौहार नवरोज़ को प्रारंभ किया और डी दिया है सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का गठन किया। बलबन के बारे में बात कर रहा है, तो बलबन ने जो है वो 40 दल का गठन नहीं किया था, बल्कि उसे समाप्त किया था, यानी ख़त्म किया था, ठीक है। तो यहाँ पे बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 40 दल का गठन किसने किया था? ये किया था इल्तुतमिश ने, जिसके बारे में अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में पढ़ा था। नेक्स्ट दिया हुआ, सल्तनत काल में किस शासक द्वारा एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया? ए फिरोज शाह तुगलक द्वारा, बी सिकंदर लोदी द्वारा, सी मुबारक शाह खिलजी द्वारा और डी मोहम्मद शाह द्वारा। आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद जो है वो सिकंदर लोदी ने कराया था। इसका नाम था फहरंगे सिकंदरी, ठीक है, सिकंदरी।
ये नाम था उस बुक का फारसी में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दीवाने रसालत विदेश मंत्री, बरीद मुमालिक न्यायिक एवं पुलिस कार्य, सी दिया है दबीर सचिवालय का प्रधान, डी दिया है आरजे मुमालिक सैन्य प्रधान एवं रक्षा मंत्री। तो कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे? ऑप्शन बी हमारा जो है वो सुमेलित नहीं है। बरीद मुमालिक क्या होते हैं? ये जो है गुप्तचर थे, यानी सूचना विभाग और गुप्तचर विभाग से संबंधित है। ठीक है। और जो न्यायिक एवं पुलिस कार्य था, इससे संबंधित कौन थे? इससे संबंधित थे कोतवाल लोग। बाकी क्या है? बाकी संबंधित हैं, यानी सुमेलित हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को प्रिंस ऑफ मेनेरियस की उपाधि दी गई? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज शाह तुगलक। तो प्रिंस ऑफ मेनेरियस जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। फ़िक़ह दिया है धार्मिक कर, बी दिया है मसाहत भूमि की पैमाइश, सदका दिया है इस्लामी धर्म नीति ज्ञान और डी दिया है बलाहार साधारण किसान। ठीक है। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे कूट भी दिया हुआ है। तो जो बलाहार होते थे तो वो क्या होते थे? वो साधारण किसान होते थे। ठीक है। और जो सदका होता था, सदका क्या है? ये धार्मिक कर हो जाता था। ठीक है। तो देखते चलते हैं। डी का 4 2 में दिया हुआ है। सी का 1 देखते हैं किस में दिया है। सी का 1 भी दोनों में दिया है, यानी ए बी में से हमारा कोई आंसर होगा। चलिए मसाहत देख लेते हैं। मसाहत क्या है? ये भूमि की पैमाइश होती थी। ठीक है। यानी बी का 2 जो है 1 में दिया हुआ है। ठीक है। और फिर बचता है फ़िक़ह। तो फ़िक़ह क्या है? वो इस्लामी धर्म नीति ज्ञान। तो यहाँ पे ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? राजवंश दिया और उसके संस्थापक दिए हुए हैं। ठीक है। चलिए देख लेते हैं। दिया है फारूकी वंश, मलिक राज, आदिल शाही वंश, यूसुफ आदिल शाह, कुतुब शाही वंश, मलिक अहमद और डी दिया है बरीद वंश, अमीर अली बरीद। तो यहाँ पे पूछा था हमसे कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है। नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है? कुतुब शाही वंश, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है। कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी कुली शाह ने। ठीक है। कुली शाह, कुतुब शाही वंश कुली शाह ने स्टैब्लिश किया था। ठीक है। ये गोलकुंडा के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सूफी संत को महबूबे इलाही कहा जाता था? बाबा फरीद को, निजामुद्दीन औलिया को, बहाउद्दीन जकारिया को, शेख अहमद सरहिंदी को। तो महमूदे इलाही जो है वो किसे कहा? महबूबे इलाही किसे कहा जाता था? निजामुद्दीन औलिया को। ठीक है। इन्हें योग सिद्ध भी कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है सुमेलित करना है। स्मृति संप्रदाय माधवाचार्य, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय शंकराचार्य, सनक संप्रदाय निम्बार्काचार्य। ठीक है। निम्बार्काचार्य। तो यहाँ पे क्या सुमेलित हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे कूट दिया हुआ है। चलिए कूट को भी देख लेते हैं। दिया हुआ है स्मृति संप्रदाय किससे रिलेटेड है? ये है हमारा शंकराचार्य से। ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 जो है 2 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। श्री संप्रदाय जो है वो रामानुज से रिलेटेड है। बी का 2 ए वाला हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अब सी का क्या हो गया? 1 हो गया। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य से रिलेटेड है और सनक संप्रदाय जो है वो निम्बकाचार्य से। ठीक है। निम्बार्काचार्य है, निम्बकाचार्य। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है बाबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए उसने तुलगमा युद्ध पद्धति उज्बेकों से प्राप्त की थी। बी खानवा के युद्ध में उसने जिहाद का नारा दिया था। सी घाघरा के युद्ध में उसने मेदिनी राय को पराजित किया था और डी आगरा में उसने ज्यामिति विधि से एक बाग लगवाया था। तो कौन सा सही नहीं है? देखिए यहाँ पे जो सी है वो सही नहीं है। ठीक है। घाघरा का युद्ध जो कि कब हुआ था? 1929 में। इसमें जो है उसने बिहार और बंगाल की संयुक्त यानी सम्मिलित सेना को हराया था, न कि मेदिनी राय को। मेदिनी राय को उसने जो है चंदेरी के युद्ध में हराया था। मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में हराया था। ठीक है। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1528 में। ठीक है।
चलिए, बाकी 3 क्या है वो सही है। निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोहरिया का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध उपयुक्त में से सही कालक्रम है। तो देखिए, जो दोहरिया का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1532 में। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध, ये हुआ था 1539 में। और बिलग्राम का यानी कन्नौज का युद्ध, जिसके बारे में इन दोनों के बारे में हमने 3rd वाले में डिस्कस किया था, ये हुआ था 1540 में। ठीक है, इसके ये जो बिलग्राम का युद्ध था, इस युद्ध में ही हुमायूं जो है शेर खां से पूरी तरीके से पराजित हो गया था और दिल्ली सल्तनत पे जो है वो किसका राज हो गया था? शेरशाह सूरी का। ठीक है, तो कौन सा पहला सीरीज वाइज देखे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 जो है वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है, कथन दिया हुआ शेरशाह की लगान व्यवस्था रैयतवाड़ी थी, कारण इस व्यवस्था को शेरशाह ने अपने संपूर्ण राज्य में लागू किया था। कथन और कारण दोनों सही है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है, कारण सही है। कथन और कारण दोनों गलत है। तो देखिए, शेरशाह की लगान व्यवस्था जो थी वो रैयतवाड़ी थी। ठीक है, यानी सीधे किसानों से ही लगान वो लेता था। तो ए वाला तो सही हो गया। दूसरा जो है, शेरशाह ने अपने संपूर्ण राज्य में लागू किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था, नहीं, मुल्तान में जो है नहीं लागू था। ठीक है, मुल्तान को छोड़ के बाकी पूरे उसके साम्राज्य में लागू था ये। तो कारण जो है वो गलत हो गया, यानी कथन जो है वो सही है। तो कथन किस में सही है? कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से अपने किस विजय की उपलक्ष्य में अकबर ने फतहनामा जारी किया? ए मेवाड़ विजय, बी चित्तौड़ विजय, सी आमेर विजय और डी सिंध विजय। तो ये लागू किया उसने, फतहनामा जारी किया था चित्तौड़ विजय के समय में। ठीक है, चित्तौड़ जब उसने अकबर ने जो है चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो वहाँ का राजा कौन था? राजा उदय सिंह थे वहाँ के शासक। ठीक है, ये आक्रमण उसने जो है 1567 में किया था। फिर फतहनामा जारी किया जब वो विजित हो गया, यानी जीत गया। कथन दिया है, अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते की नीति पर आधारित थी, कारण इस नीति का उद्देश्य राजपूतों का दमन करना था। दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी दिया है, कथन कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी दिया, कथन सही है, कारण गलत है। डी दिया, कथन गलत है, कारण सही है। तो देखिए, जो इसका उद्देश्य था, कथन दिया हुआ है राजपूत नीति दमन और समझौते की नीति पर आधारित थी अकबर की, ये जो है सही है, कथन जो है वो सही है। और इसका उद्देश्य राजपूतों का दमन करना नहीं था, बल्कि उनका सपोर्ट प्राप्त करना था, उनकी सहानुभूति लेना था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यह, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के काल में कंधार को फारस के शाह द्वारा मुगलों से छीन लिया गया था? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब और डी बहादुर शाह प्रथम। तो जो जहांगीर थे उनके समय में जो है फारस के शासक ने मुगलों को छीन लिया था। ठीक है, मुगलों को नहीं, सॉरी, फारस के शासक ने कंधार को जो है वो मुगलों से छीन लिया था। ठीक है, जहांगीर के समय में, यानी 1622 में। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? मुगलकालीन अधिकारी दिया हुआ और उससे संबंधित विभाग दिया हुआ। मीर आतिश जल सेवा का प्रधान, मीर बर वन विभाग, सी दिया है मुशर्रिफ समाचार लेख और डी दिया है मीर बहर धर्माधिकारी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन बी, मीर बर वन विभाग से संबंधित है। मीर आतिश जो है वो तोप खाने से, यानी शाही तोप खाने का प्रधान होता था। ठीक है, और जो मुशर्रिफ होता था वो लेखाधिकारी, यानी आय व्यय का जो लेखा जोखा रखते हैं वो होता था। और मीर बहर जो है वो जल सेना का प्रधान होता था, जो यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ, निम्नलिखित मुगलकालीन सिक्कों पर विचार कीजिए। ए मुहर, बी संसब और सी दिया है निसार। तीनों में से कौन सा सिक्का जहांगीर द्वारा चलाया गया था? तो जो निसार सिक्का है वो जो है जहांगीर द्वारा चलाया गया था। ठीक है, बाकी ये दोनों जो सिक्के हैं वो सोने के सिक्के होते थे, जो अकबर के शासनकाल में चलाए गए थे। जो निसार है वो तांबे का होता था। ठीक है, और ये जो है अकबर के समय में चलाए गए थे, सोने के सिक्के थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगलकालीन चित्रकार हुमायूं के दरबार में था? ए मीर सैयद अली, बी बिशनदास, सी मंसूर और डी अबुल हसन। तो जो मीर सैयद अली है वो जो है हुमायूं के चित्रकार
थे, ठीक है, मीर सैयद अली। इसके साथ ही एक और हैं, कौन है, अब्दुल समद, लिख देते हैं यहाँ पे अबू समद, ठीक है। ये भी एक चित्रकार थे जो हुमायूं के समय में थे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फाजिल दिया हुआ है, मुगलकालीन तर्क और दर्शन के विद्यार्थी को कहा जाता था। आमिल दिया है, मुगलकालीन धार्मिक शिक्षा के विद्यार्थी थे। और काबिल दिया है, मुगलकालीन साहित्य के विद्यार्थी थे, ठीक है। तो ये तीनों ही क्या हैं, ये तीनों ही यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, तीनों ही सुमेलित हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है। ए, 2.5 दिन का झोपड़ा इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया। बी, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन द्वारा। सी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। और सी दिया कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बलबन द्वारा। और डी दिया लाल महल मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। तो यहाँ पे बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, यानी जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये दोनों ही किसने बनवाया था, ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और जो लाल महल है वो किसने बनवाया था, वो बनवाया था इल्तुतमिश ने। नहीं, लाल महल जो है इल्तुतमिश ने नहीं, बलबन ने बनवाया था, ठीक है, बलबन ने। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा-कालीन स्थल से युग्म समाधिकरण के साक्ष्य मिले हैं। लोथल, रोपड़, हड़प्पा। और डी दिया है मोहनजोदड़ो। तो किससे मिले हैं, ये मिले हैं लोथल से, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, लोथल। लोथल और कालीबंगन दोनों से मिले हैं। कालीबंगा यहाँ पे नहीं है, इसलिए लोथल हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर पूछता है कि एक आदमी और कुत्ते, यानी मालिक और कुत्ते की बात करता है, तो फिर यहाँ पे रोपड़ हो जाएगा। रोपड़ से जो है मालिक और कुत्ते का मिला है, उसके साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है, दोनों में ज़्यादा घनिष्ठता होगी। चलिए नेक्स्ट दिया है, अस्तोमा सद्गमय नामक प्रसिद्ध वाक्य किस वेद से लिया गया है। ए, यजुर्वेद। बी, ऋग्वेद। सी, अथर्ववेद। और डी, सामवेद। ये चारों क्या है, हमारे वेद हैं, ठीक है। तो ये किससे लिया गया, ये लिया गया है ऋग्वेद से। एक और क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है सत्यमेव जयते, ये किससे लिया गया है, ये जो है हमारे मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट दिया, जंगम किस धर्म को उपासक माने जाते थे। ए, वैष्णव धर्म। बी, शैव धर्म। सी, बौद्ध धर्म। और डी, जैन धर्म। तो ये जो है शैव धर्म से संबंधित थे जंगम। जो लिंगायत संप्रदाय के लोग थे उन्हें जो है जंगम भी कहा जाता था, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे। ए, वसुमित्र। बी, अश्वघोष। सी, सर्वकामिनी। और डी, महाकश्यप। तो बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष पूछ रहा है, वो भी चौथे के, तो कौन थे, वो थे अश्वघोष, ठीक है। अध्यक्ष जो है वो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो अश्वघोष, जिन्होंने किसकी रचना की है, बुद्ध चरित्र की, ठीक है। देखिए जो प्रथम संगति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, ये पहले के थे, ठीक है। सर्वकामिन किसके थे, ये दूसरे के थे। वसुमित्र जो है वो चौथे के थे, ठीक है। और तीसरे की हमने ऑलरेडी थर्ड वाले में बात की थी, कौन था, मोगलीपुत्र तीसरे, ठीक है। और मैंने इसके बारे में भी बताया था, इनके शासकों के बारे के लिए शासक जो थे वो कौन कौन से थे, आप अका अक से याद कर सकते हैं, अका अक, ठीक है। ये निमोनिक है। और से अजातशत्रु के समय में पहली बौद्ध संगति, दूसरी जो है कालाशोक के समय में हुई थी, तीसरी अशोक के समय में और चौथी कनिष्क के समय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था। देखिए महाजनपद प्राचीन इतिहास की जब बात करते हैं तो वहाँ पे थे 16 महाजनपदों की बात की गई थी, ठीक है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में टोटल 16 महाजनपद थे। तो दिया हुआ कौशल, कुरु, वत्स और अस्मक, कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं था, जो अस्मक है वो उत्तर प्रदेश में नहीं था। अस्मक जो है इसकी राजधानी पोटन थी, ठीक है, पोटन, ठीक है। इसे कहीं कहीं पे पोतन भी मिलता है। ये जो है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, ठीक है। बाकी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है 8 महाजनपद पाए जाते हैं, कौन कौन से, कुरुकाशी, कौशल चेदी, वत्समल्ल और पांचाल और सुरसेन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है मौर्य काल का प्रसिद्ध ताम्रलिप्ति नामक बंदरगाह यानी पोर्ट की बात कर रहा है, भारत के किस प्रदेश में था, स्थित था। ए, गुजरात। बी, महाराष्ट्र। सी, पश्चिम बंगाल। और डी, पांडिचेरी। तो ये जो है पश्चिम बंगाल में थे, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए मौर्य काल में 3 ही प्रमुख बंदरगाह थे, एक तो हो गया
ताम्रलिप्ति, दूसरा हो गया भृगुकक्ष और सोपारा। भृगुकक्ष जिसे बड़ौद भी बोलते हैं, और एक है सोपारा, कहीं कहीं पे सुपारा भी लिखता है। ठीक है, ये दोनों कहाँ है? ये दोनों पश्चिम तट में थे। ठीक है, ये हो गया पूर्वी तट का, वो हो गया पश्चिम तट का। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, यह अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जिसमें उसने प्रशासन संबंधी निर्देश इत्यादि दिए थे। अशोक का वह कौन सा एकमात्र अभिलेख है जिसका विषय आर्थिक है? आर्थिक विषय की बात कर रहा है। ए रुमनदेही अभिलेख, बी शहबाजगढ़ी, सी प्रथम शिलालेख और डी दिया प्रयाग अभिलेख। ठीक है, तो जो रुमनदेही अभिलेख है ये उसका सबसे छोटा अभिलेख है और साथ ही क्या है अशोक का, इसमें इसका जो विषय है वो आर्थिक है। इसमें बताया गया है कि उसने जो है अपने शासन के 20वें वर्ष में जो है लुम्बिनी की यात्रा की, और वहाँ पे जाके चूँकि लुम्बिनी जो है बुद्ध धर्म से संबंधित है, यानी बुद्ध से रिलेटेड था, तो वहाँ पे उसने जो है कर की समाप्ति कर दी। उस गांव से उसने बोला कि मैं कोई कर नहीं लूँगा, और कर को घटाकर कितना कर दिया? 1/8। तो ये क्या है? ये आर्थिक रूप से उससे रिलेटेड हो गया। ठीक है, आर्थिक की बात कर रहा है, इसका विषय क्या हो गया? आर्थिकी, यानी इकोनॉमिक रिलेटेड। नेक्स्ट है, मौर्योत्तर किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ए पुष्यमित्र शुंग, बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी वशिष्ठपुत्र पुलमावी और डी अग्निमित्र। ठीक है, देखिए मौर्य के बाद जो है जो शासक आए वो ब्राह्मण से रिलेटेड थे, यानी ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित करना शुरू किया, क्योंकि इससे पहले जो है वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। तो जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे उन्हें जो है वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना गया। इसने जो है वर्ण व्यवस्था का फिर से शुरुआत की। नेक्स्ट दिया हुआ है, किस चोल शासक के विषय में वर्णन है कि उसने अनुराधापुरम को, जो कि उस समय श्रीलंका की राजधानी था, को नष्ट कर दिया? ए कुलोत्तुंग द्वितीय, बी विजयालय, सी राजाराम प्रथम और राजराज प्रथम और डी दिया राजेंद्र प्रसाद। तो इसके बारे में हमने कई बार पढ़ा है, राजराज प्रथम हो जाएगा। ठीक है, उसने जो है पोला करके कुछ नाम था, अभी हमने डिस्कस किया था इसको, उसको जो है अपनी राजधानी बनाया और अनुराधापुरम को नष्ट किया। ठीक है, जिसका नाम उसने क्या रखा था? जननाथ मंगलम। नेक्स्ट दिया हुआ है, प्राचीन काल के किस वंश के शासन काल में आकर के संस्कृत राजभाषा बनी? संस्कृत जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज किसकी थी? ए शुंग वंश, बी सातवाहन वंश, सी कुषाण वंश और डी गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के जो अभिलेख हैं वो संस्कृत में हमें मिलते हैं, तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज थी हमारे गुप्त वंश की। ठीक है, देखिए ये जो है थोड़ी रिच लैंग्वेज है, इसलिए जो है जो माना जाता है कि जो उच्च लोग थे, यानी जो क्या कहते हैं उनको, उच्च वर्ग के लोग जो थे, उन्होंने ही संस्कृत भाषा को अपनाया था, जबकि नॉर्मली जो लोग थे वो लोग जो है वो दूसरी लैंग्वेज यूज़ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता की गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक किया गया। अजंता को नेक्स्ट दिया है, अजंता की खोज जो है 1819 में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने की है। और नेक्स्ट दिया हुआ है, अजंता में मुख्यतः ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र हैं। ठीक है, तो कौन सा सही है? दिया है 1, 3, 4 सही है, 1, 2, 4 सही है, सभी कथन सही है, 1, 2 सही है। देखिए ये सारे ही कथन जो है वो सही हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा रिलेटेड है। ठीक है, महायान। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है, 6वीं शताब्दी में आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना किसने की है? धन्वंतरी ने, चरक ने, वाग्भट ने और नागार्जुन ने। किसने की है? वाग्भट ने की है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चरक ने जो है चरक संहिता लिखी है। ठीक है, चलिए धन्वंतरी क्या था? ये भी एक चिकित्सक थे, आयुर्वेद चिकित्सक, विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, दिया हुआ है गुप्त काल। नेक्स्ट है हमारा, गुप्त काल की प्रसिद्ध अक्षय निवि भूमि का अर्थ क्या होता था? ऐसी भूमि जिसे अनवरत भूराजस्व प्राप्त होता रहे। बी दिया, ऐसी भूमि जो विद्वानों को दान कर दी गई है। सी दिया, ऐसी भूमि जिसका राजस्व सीधे राजकोष में जमा होता है। और डी दिया, अकाल इत्यादि आपात से निपटने के लिए सुरक्षित रखी गई भूमि। तो अक्षय निवि भूमि से क्या मीन्स है? अक्षय निवि भूमि से मीन्स है ऐसी भूमि जिससे अनवरत भूराजस्व प्राप्त होता रहे।
नेक्स्ट है हमारा संगम युगीन किस पुस्तक में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। देखिए हम जानते हैं कि हमारे एंशिएंट में हमें बताया गया है, हमारे धर्म ग्रंथों में भी, कि विवाह जो है वो 8 प्रकार के होते थे, ठीक है। ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, ये सब टोटल मिला के 8 प्रकार के होते थे। तो संगम युगीन किसी बुक में पूछ रहा है, चलिए देख लेते हैं। तोल्काप्पियम, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि, ठीक है। तो किस में होते थे, ये होता था, ऑप्शन है हमारा, आंसर है हमारा यहाँ पे तोल्काप्पियम, जिसकी हमने बात की थी, जिसके रचनाकार कौन थे, तोल्काप्पियर, है ना। इसमें जो है 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित कथनों में गलत कथन की पहचान कीजिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर गजपति प्रताप रुद्रदेव द्वारा बनवाया गया था। संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता पाणिनि थे। अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कंबोडिया में है। और कोई कथन गलत नहीं है, सभी कथन सही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पहला कथन जो है वो गलत दिया है, क्योंकि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, ये बनवाया था गंग वंश के शासक नरसिंह देव बर्मन ने, ठीक है, न कि गजपति शासक ने बनवाया था, ठीक है। गंग वंश के शासक नरसिंह बर्मन देव प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट दिया हुआ है शिव जी का नृत्य स्वरूप के लिए प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का निर्माण किस वंश ने किया था। कुषाण वंश, गुप्त वंश, चोल वंश और चालुक्य वंश। हम जानते हैं कि ये चालुक्य वंश से संबंधित है। ये मूर्ति कहाँ पे है, ये तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है, ठीक है। कांस्य की मूर्ति है नटराज की। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है। कोयम्बटूर, कांची, होयसल और मैसूर। तो हम जानते हैं कि ये जो है मैसूर में स्थित है श्रवण बेला का मंदिर, ठीक है। श्रवण बेलगोला जो कि जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे जो है गोमतेश्वर की मूर्ति मिलती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है। गौतम ऋषि, ऋषि पतंजलि, ऋषि कणादि और ऋषि कपिल मुनि। सांख्य दर्शन जो है वो किससे रिलेटेड है, कपिल मुनि से, ठीक है। नेक्स्ट है श्रीमद् भगवत गीता को महाभारत के किस पर्व या चैप्टर से लिया गया है। कृष्ण पर्व, अर्जुन पर्व, भीष्म पर्व और सार पर्व। तो ये जो 6वां पर्व है वो है भीष्म पर्व। यहीं से जो है श्रीमद् भगवत गीता को लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, किस राजा के मुद्रा पर शिव का वाहन नंदी अंकित है। ए हर्षवर्धन, बी खारवेल, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी और डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो देखिए जो राजा हर्षवर्धन है, इनकी मुद्रा पे जो है नंदी की जो है क्या कहते हैं उसको, नंदी की प्रतिमा मिलती है, ठीक है। हर्ष की जो मुद्राएं हैं वो 2 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, एक तो नालंदा से और दूसरी जो है वो सोनीपत से, ठीक है। तो जो सोनीपत से मिली है मुद्रा, उसमें ही जो है नंदी को अंकित किया गया है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। चलिए, आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मिलते हैं फिर अपने अगले टेस्ट प्रैक्टिस सेट में। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।